Hi everyone, welcome to Bansal Academy platform. So, in today's session, we are going to start our revision marathon. और आज इस सेशन में हमने जो रिवीजन करना है यूनिट का, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हमारा सबसे पहला यूनिट है, राइट? So let's start our revision of this unit. तो इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने हैं. सबसे पहले है मेजरमेंट, राइट? मेजरमेंट क्या होती है, यूनिट्स, फिर डायमेंशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर एनालिसिस. ये जो कंसेप्ट्स है ये इस यूनिट के अंदर आते हैं. इन्हीं को हमें अब क्या करना है, रिवाइज करना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेजरमेंट की, मेजरमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी और द मेजरिंग प्रोसेस. मेजरमेंट के अंदर हम ये दो चीजें पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसका मेजरिंग प्रोसेस क्या है, राइट? तो सबसे पहले हम अगर बात करें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसको समझते हैं, उसको रिवाइज करते हैं. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, राइट? जैसे हम अपना वेट जो है वो मेजर कर सकते हैं, राइट? हम वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, हम अपना वेट जो है वो मेजर कर पाते हैं. तो दैट इज द मेजरमेंट. तो वेट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. इसी तरह से हम टाइम मेजर करते हैं, क्लॉक की हेल्प से हम टाइम मेजर कर सकते हैं. स्पीड मेजर करते हैं, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है, राइट? तो ये सारी चीजें क्या होती है जिनको हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी. इनडायरेक्टली मेजरमेंट क्या हो गई हमारे पास, जैसे मोमेंटम हो गया, कि अगर मोमेंटम को मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी मैंने देखी, उसको मास के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे को क्या मिल गया, मोमेंटम मिल गया. तो ये क्या इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गई. डायरेक्टली तो मोमेंटम हम मेजर नहीं कर सकते कि हाँ मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ मैं डायरेक्टली मेजरमेंट कर लूँ मोमेंटम की. तो इसकी हम इनडायरेक्टली मेजरमेंट कर रहे हैं कि हमने पहले वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई किया, वहां से मुझे एक और क्वांटिटी मिल गई, दैट इज मोमेंटम. तो ये फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. इसके एग्जांपल्स भी हैं क्या, कि जैसे मास ऑफ बॉडी हो गया, टाइम ऑफ एन इवेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. अब जैसे आप खुश होते हो, गुस्सा होते हो, आपके डिफरेंट इमोशंस है, हम उनको मेजर नहीं ना कर सकते. कि जैसे आप बोलो कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, कितने खुश हो, कितने गुस्से में हो, ये चीजें हम मेजर नहीं कर सकते, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं. और ये फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ही हम आगे क्या करते हैं, लॉज को डिफाइन करते हैं, फिजिक्स के लॉज को, राइट? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, राइट? कि जैसे मास, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, ऑल दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो तीन टाइप्स की होती है जो हम बेसिकली पढ़ते हैं. फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, दैट इज कि ये क्वांटिटीज जो होती है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक, राइट? बेसिक, जिससे जो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही. जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी किससे बनी है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, दैट इज सेल ना. सेल किसी से नहीं बना हुआ है, सेल से आगे हमारे पार्ट्स बनते हैं, ठीक है? कि जैसे सेल से टिश्यू आ गए, टिश्यू से आगे ऑर्गन, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम, ऐसे ही चल रहा है हमारा बॉडी जो है वो बना हुआ है. तो सेल क्या है, बेसिक है हमारी बॉडी का. इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है जो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, दीज आर द बेसिक क्वांटिटी. तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमारे पास होती है, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज है, और वो कितनी होती है, 7 होती है हमारे पास. इन्हीं से आगे हम क्या करते हैं, आगे जो डिफरेंट क्वांटिटीज है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है? वो जो नेक्स्ट है क्वांटिटीज, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, कि जो जिनको हम डिराइव कर रहे हैं, डिराइव का मतलब क्या होता है, जो हम बना रहे हैं, और वो किससे बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है. कि डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है? जैसे इसकी एग्जांपल हो गई एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट? ये सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है. कैसे, जैसे देखो एरिया को कैसे लिखते हैं हम,
साइड इंटू साइड, जैसे मान लो स्क्वायर का एरिया निकालना है मेरे को, साइड साइड, तो साइड क्या होगी, लेंथ इंटू लेंथ। तो ये लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट। उसी से मैंने क्या डिराइव किया है, एरिया। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब यानी कि लेंथ का क्यूब, राइट। तो ये लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसी से ये चीज बनी है, तो वॉल्यूम क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। अब आगे बात करें अगर हम फोर्स, फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। और वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये देखो, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, नीचे टाइम का स्क्वायर आ गया, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब ये क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। बहुत सारी एग्जांपल्स है इसकी, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, राइट, मोमेंटम हो गया, ये सारी चीजें क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। उसके बाद अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास दो क्वांटिटीज आती है, एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल जो होता है दैट इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सॉलिड एंगल भी क्या होगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एंगल जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, ये सिंपल एंगल जैसे हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में जो एंगल बनता है दैट इज अ सॉलिड एंगल। जैसे अगर मैं बात करूं, आइसक्रीम कोन तो देखी होगी, सब आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं ना, आइसक्रीम सबको पसंद होती है, आइसक्रीम कोन तो देखी होगी सबने, लाइक दिस। चलो चेरी भी लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो या अगर मैं ये वाला पार्ट कट कर दूं यहाँ से, ऐसे ये वाला पोर्शन है CD, अब ये एंगल अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला एंगल, दिस एंगल लेट से अल्फा, तो ये जो एंगल है ये ऐसे पूरा कवर हो रहा है, 3D एंगल है ना ये वाला, तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो बनाती हैं दैट इज अ सॉलिड एंगल। जैसे सफियर हो गया, सफियर के सेंटर पे जो एंगल बनता है दैट इज सॉलिड एंगल, पूरा एंगल ऐसे कवर। तो ये सॉलिड एंगल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में रिवाइज कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग प्रोसेस। अब हमने ये तो देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हम वेट मेजर कर रहे हैं, हम स्पीड मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये मेजरिंग का मतलब क्या होता है, तो मेजरमेंट का मतलब होता है कि कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द होमोजेनियस क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड टेकन एज अ स्टैंडर्ड इज नाउन एज अ मेजरमेंट। कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक सेम क्वांटिटी के साथ, सेम काइंड की क्वांटिटी के साथ, जिसको हम क्या कर रहे हैं, एज ए स्टैंडर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और वो इस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज, जैसे अब मैंने वेट मेजर किया, हमने वेइंग मशीन पे खड़े होके वेट मेजर किया, वेट कितना आया, 50 किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, दैट इज द स्टैंडर्ड जिसमें हम वेट को एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम है ना। और 50 क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का 50 किलोग्राम वेट किया, मेजर किया हमने, तो दैट इज 50 टाइम्स किलोग्राम, राइट। कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया किसके साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड क्या है हमारा, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। अब किलोग्राम में ही हम मेजर कर सकते हैं ना, वेट को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो 50 टाइम्स किलोग्राम आ रहा है, यानी कि हमने क्या किया, मेजरमेंट की। हमने कैसे मेजरमेंट की, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मेजर की, और वो उसको कंपेयर किया किसके साथ, एक सेम क्वांटिटी जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, एज ए स्टैंडर्ड उसको ट्रीट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम यूनिट हो गई। सो 50 टाइम्स किलोग्राम, वेट का मतलब क्या है कि किलोग्राम का 50 टाइम्स है, उतना वेट है हमारा। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो इसी को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं उसको नाम दे दिया हमने यूनिट का, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है सेम काइंड की, विद विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। कि एक सेम क्वांटिटी की, सेम काइंड की क्वांटिटी होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को इसके साथ कंपेयर कर देते हैं।
राइट। तो हमें एक बात तो यहाँ से पता चल गई कि अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, मेरे को दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, दूसरा यूनिट चाहिए। राइट। जैसे अभी मैंने वेट मेजर किया, तो वेट मेरे पास कैसे लिखा हमने? रीडिंग लिखते हैं 50 किलोग्राम। तो ये 50 क्या है? दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। और किलोग्राम क्या आ गई? इसकी यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मयरिंग प्रोसेस जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को दो चीजों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एक उसकी यूनिट। राइट। तो ये जैसे एग्जांपल दे दी, x इज इक्वल टू एन यू। एक्स क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। एन क्या हो गई? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या आ गया? उसका यूनिट आ गया। So this is a way to represent the physical quantity. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, अगर मेरे पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ क्या है? 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या है कि 5 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, मीटर आपकी यूनिट हो गई, और लेंथ आपकी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 5 क्या है? लेंथ की मेजरमेंट हो गई। मीटर क्या हो गई? लेंथ को जिसमें हम मेजर करते हैं, दैट इज द यूनिट। तो दैट मीन्स हमारा जो रॉड है, उसकी लेंथ क्या है? 5 टाइम्स मीटर। कंपेयर कर दिया हमने मीटर के साथ, 5 टाइम्स मीटर कर दो, हमारे पास हमारी रॉड की लेंथ आ गई। यानी कि हम जो यूनिट है वो एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। राइट। सो ये मेथड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको लिखने का। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? दैट इज बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स यूनिट। right? So this is the measuring process of a physical quantity. नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज यूनिट्स। तो जैसे हमने यूनिट को अभी देख ही लिया, यूनिट क्या है? कि स्टैंडर्ड है क्वांटिटी, ठीक है, जिसके साथ हम क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करके हम क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यही है यूनिट। तो बेसिकली हमारे पास जो मोस्टली यूज किए जाते हैं 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो हमें पता है, ठीक है। दैट इज सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं। राइट। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है कि जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर होती है, मास जो होता है वो ग्राम्स में मेजर करते हैं, टाइम जो होता है वो सेकेंड में मेजर करते हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं? C इज फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम्स, S फॉर सेकेंड, दैट इज अ सीजीएस सिस्टम। फिर आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का मतलब क्या है? कि जिसमें लेंथ हम फुट में मेजर करेंगे, मास हम पाउंड्स में मेजर करेंगे, टाइम हम सेकंड्स में मेजर करेंगे। तो एफ के साथ क्या आ गया? फुट, जिसमें हम लेंथ के साथ लेंथ को फुट में मेजर कर सकते हैं। और पी क्या होता है? पाउंड्स, ठीक है, पाउंड में हम क्या मेजर करते हैं? मास को मेजर करते हैं। और एस क्या हो गया? सेकंड्स, टाइम मेजर करते हैं। तो ये एफपीएस सिस्टम हो गया हमारा। फिर आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में हम क्या करते हैं? जो हमारी लेंथ है वो मीटर में मेजर करते हैं। वो एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर को। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किलोग्राम को। मास हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम से। फिर टाइम आ गया, टाइम हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो ये हमारा क्या बन गया? एमकेएस सिस्टम। फिर लास्ट में एक सिस्टम आता है, दैट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? दिस एमकेएस सिस्टम का क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है, कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और हमारे पास क्या आ गया? एसआई सिस्टम आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से सिस्टम में काम करते हैं। अगर इतने सारे सिस्टम है, सब में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, तो हम कौन सा सिस्टम जो है यूनिट का वो फॉलो करते हैं। तो हम जो मोस्टली फॉलो करते हैं, दैट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका अगर फुल नेम बात करें हम, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। राइट। दैट इज एसआई सिस्टम। अब ये जो एसआई सिस्टम होता है, ये क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एसआई सिस्टम में क्या होता है। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती है? जैसे मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। अब फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें, बेसिकली हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, उनकी यूनिट्स देखेंगे। राइट। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अभी हमने डिस्कस किया, क्या कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। इन्हीं की यूनिट्स जब हम देखेंगे, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट्स।
तो मास की यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम, लेंथ मीटर में, टाइम सेकेंड में, टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, कैंडेला को सीडी के साथ डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर ए के साथ डिनोट करते हैं। और क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल से, ठीक है। तो ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट होती है। कितनी यूनिट्स है, 7, क्योंकि हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और ऐसे ही सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ गई। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स लेंगे हम। जैसे जो सिंपल एंगल है, प्लेन एंगल, उसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, और जो सॉलिड एंगल होता है उसको मेजर करते हैं स्टेडियन में। स्टेडियन को एसआर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ ऐसे यूनिट जो है, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके अंडर हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर आगे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स हम इन फंडामेंटल यूनिट से बना सकते हैं, जिनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, राइट। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है इनको हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं से हम क्या करते हैं, बेसिक यूनिट्स जो है वो ये हमारी है। इससे ही आगे हम क्या करते हैं, हमारी बाकी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स जो है वो हम पेयर करते हैं, ठीक है। अब ये इतना पॉपुलर क्यों है, ऐसे ही सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं मोस्टली, दैट इज, सबसे पहले तो ये सिस्टम क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। किसी भी जगह पे चले जाओ ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हमारा रैशनल सिस्टम है। रैशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट इसने दी है। जैसे अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी के तो डिफरेंट टाइप्स है। जैसे एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और कौन सी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी, और बहुत सारी टाइप्स होती है हमारे पास। और इसके लिए जो हमारी जो यूनिट होती है एनर्जी की यूनिट, इसने क्या दी है, जूल, ठीक है। तो रैशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट जो है वो असाइन की गई है यहाँ पे। तो रैशनल सिस्टम का यही मतलब होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट असाइन किया, चाहे हमारे पास एनर्जी की क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, और बहुत सारी टाइप्स है, राइट। डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी, केमिकल एनर्जी हो गई, तो ये सारी एनर्जी के अंडर ही तो आती है। तो ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट यूनिट, थर्मल एनर्जी की डिफरेंट यूनिट, ये सारी डिफरेंट यूनिट्स होंगी इसकी। तो रैशनल सिस्टम मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को इस सिस्टम ने एक ही यूनिट असाइन किया, सबकी यूनिट क्या आएगी एनर्जी की, दैट इज जूल, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है इसका नेक्स्ट यूज जो है, दैट इज कोहेरेंट सिस्टम है ये। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके हम किसी भी डिराइव्ड यूनिट का हम यूनिट जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। जैसे मेरे पास क्या है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स मिल गई मुझे अब सारी, मास की यूनिट्स किलोग्राम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और टाइम की यूनिट सेकेंड स्क्वायर। तो इनकी हेल्प से मैं किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट है वो मैं डिराइव कर सकती हूँ, राइट। सो ये क्या है, एक कोहेरेंट सिस्टम है। लास्ट में ये ज्यादा पॉपुलर भी है, मोस्टली किसी भी जगह पे चले जाओ, अर्थ के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, ये एक्सेप्ट होता है सिस्टम, ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए ये ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये क्या है इसकी पॉपुलैरिटी, या कह लो एडवांटेजेस कह लो, या फिर जिस रीजन की वजह से इसको यूज किया जाता है, ये वो सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें, डिराइव्ड यूनिट्स में हम जैसे माने एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी हमारे पास, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, साइड इनटू साइड लेते हैं, साइड क्या होगी, लेंथ ही तो होगी।
तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर यानी कि लेंथ हम किस में मेजर कर रहे हैं ऐसे सिस्टम में, मीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एक लेंथ ही तो है जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज लेंथ, ये लेंथ हो गई, ये टाइम हो गया। लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो इसकी यूनिट्स क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। इसी तरह से डेंसिटी की यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। वॉल्यूम दैट इज लेंथ क्यूब ना, लेंथ क्यूब यानी कि मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास डेंसिटी की यूनिट्स आ गई। तो ये सारी जो जैसे मोमेंटम की यूनिट्स, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास किस में मेजर करते हैं हम, बेसिक यूनिट किलोग्राम। वेलोसिटी को बेसिक क्वांटिटी में अगर कन्वर्ट करना हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज मीटर पर सेकंड। तो ये मोमेंटम की यूनिट्स क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, राइट। तो ये सारी जो क्या है, दीज आर द डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट किससे डिराइव हुई है, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हुई, राइट। सो इस तरह से हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कंसेप्ट दैट इज ऑन द डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस, राइट। तो सबसे पहले अगर वन बाय वन इनको डिस्कस करें, डायमेंशंस होती क्या है। डायमेंशंस जो होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, दीज आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। कि अगर मुझे किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो वो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, विद द डायमेंशंस। और डायमेंशंस क्या होती है, दीज आर द पावर्स, जो पावर्स होती हैं किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। जैसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, लेंथ, ये टाइम टी। तो वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एल और टी की पावर -1। तो यहाँ पे देखो फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई लेंथ और टाइम, और इसकी पावर क्या होगी, लेंथ की पावर क्या है, 1 है, टाइम की पावर क्या है, -1। तो डायमेंशंस क्या होती है, बेसिकली पावर्स को ही बोलते हैं हम, जिस जो पावर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर, राइट। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी होगी और उसकी पावर्स जो प्रेजेंट होंगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे ये मैंने रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी को, एल टी -1। तो ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन है कि एक एक्सप्रेशन दे दिया जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है उनकी पावर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और एग्जांपल क्या हो सकती है, एरिया, एरिया की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, एल स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ एल स्क्वायर। फंडामेंटल क्वांटिटीज ही यूज करनी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में हम डायमेंशंस जो है वो मोस्टली लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जैसे मैंने वेलोसिटी की डायमेंशंस निकाली है, मैं वेलोसिटी के सिंबल को इक्वेट कर दिया इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, डायमेंशनल इक्वेशन आ, ठीक है। जैसे एरिया की डायमेंशंस एल स्क्वायर हो गई, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये डायमेंशनल इक्वेशन हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। अगर जैसे मान लो मेरे को किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, देखो सबसे पहले अगर बात करें स्पीड की, स्पीड मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, दैट इज लेंथ, टाइम इज टी। तो स्पीड की डायमेंशंस क्या आ गई मेरे पास, एल टी माइनस,
तो इस तरह से मैं फॉर्मूला से क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे को उसका फॉर्मूला पता है, मैं डायमेंशन, जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, जैसे ये एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस तो पता ही है हमें, क्या थी, एल टी माइनस, टाइम की डायमेंशंस टी, तो एक्सलरेशन की डायमेंशंस क्या आ गई, एल टी माइनस। ठीक है, फोर्स की निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन, है ना। तो मास, फोर्स को क्या लिखोगे, अब फोर्स की डायमेंशंस क्या आ गई, मास, मास को m से लिखेंगे, एक्सलरेशन की डायमेंशंस अभी निकाली है, एल टी माइनस टू, तो फोर्स की डायमेंशंस आ गई एम एल टी माइनस टू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोमेंटम, मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो मास के लिए हमारे पास m आ गया, वेलोसिटी की डायमेंशंस एल टी माइनस वन। तो इस तरह से अगर मेरे को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका फॉर्मूला पता है, मैं उनको डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है मेरे पास, मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ क्यूब, यानी कि l क्यूब। तो डेंसिटी का मेरे पास क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ml माइनस 3। इसी तरह से वर्क की बात करें, वर्क क्या होता है मेरे पास, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशंस तो हम निकाल ही चुके हैं, ये रही ml t माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। तो यहाँ से मेरे पास वर्क की डायमेंशंस क्या आ गई, ml टू t माइनस टू, l की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड कर दिया, ml टू t माइनस टू, ये वर्क की डायमेंशन। ठीक है, प्रेशर मेरे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला होता है। फोर्स की डायमेंशंस हम निकाल चुके हैं, फोर्स क्या है हमारे पास, ml t माइनस टू, एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ, एल की पावर ऊपर लेके गए, ml माइनस वन टी माइनस टू, तो प्रेशर की डायमेंशंस ये आ गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हम निकाल सकते हैं, अगर हमें उनका फॉर्मूला पता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का, कि कैसे वो रिलेटेड है फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ, या फिर उनका कोई फॉर्मूला जो रिलेशन है वो मुझे पता है, तो मैं डिराइव कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी ये बच गया इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशंस निकाल चुके हैं, क्या है फोर्स की डायमेंशंस मेरे पास, दैट इज ml t माइनस टू, और टाइम की t आ जाएंगी, तो इम्पल्स क्या मिल गया मुझे, ml t। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता है कि कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ, कैसे चेंज हो रही है, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस एल टी माइनस वन, लेंथ या डिस्टेंस की एल, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशंस क्या आ गई, टी माइनस। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड, तो इसकी डायमेंशंस क्या आ गई, टी की पावर माइनस वन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स क्या होता है हमारे पास, डायमेंशंस ml t माइनस टू, और लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस, दैट इज लेंथ l, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये डायमेंशंस आ गई एम टी माइनस टू। तो आप देखो, हमें रिलेशन पता है, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, एक प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये हमें क्या बताता है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन लिखी है, जैसे ये एग्जांपल दी है, v इज इक्वल टू क्यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे जो डायमेंशंस इस v की होंगी, इस u की होंगी, और ये वाली टर्म जो है ए टी, इसकी डायमेंशन, सबकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। जो v की है वही u की डायमेंशंस, वही इस टर्म की डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि जो भी आप इक्वेशन लिख रहे हो, उसमें जितने भी टर्म्स है, सबकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम। या इसको दूसरे वे में समझा जाए कि हम सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो हमारे पास सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज होंगी, उनको ही ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमो। जैसे अगर इसी इक्वेशन में मैं डायमेंशंस निकालूं, v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, वेलोसिटी की एल टी माइनस। u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी डायमेंशंस भी क्या आ गई, एल टी माइनस वन। अब a इंटू टी,
ए क्या होता है मेरे पास, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की डायमेंशंस ml, सॉरी एम नहीं होता यहाँ पे, एक्सलरेशन की डायमेंशंस होगी LT-2 और t टाइम है, t के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इस टर्म की डायमेंशंस आ गई LT-1। तो देखो सबकी डायमेंशंस क्या आ रही हैं, LT-1। तो यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि जो आप इक्वेशन दिख रही हो सब में जो डायमेंशंस होगी हर टर्म की वो क्या मिलेंगी, सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो इसकी ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन आपको दी गई है उसको बताना है कि वो करेक्ट है या फिर गलत है रिलेशन, ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा इसका एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कि अगर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना चाहते हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज डिराइविंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच का रिलेशन जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है डायमेंशन एनालिसिस की। अगर इनके ऊपर हम वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करें, सबसे पहले हम बात करते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। कि कोई इक्वेशन आपको दे दी गई, आपको आपको चेक करना है कि वो रिलेशन सही है या गलत है, वो हम डायमेंशन से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये रिलेशन है एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सही है गलत है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, डायमेंशन से। जैसे s की डायमेंशन, s क्या है मेरे पास, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या आ गई, लेंथ, राइट। उसके बाद ये सेकेंड टर्म जो है यू टी, इसकी डायमेंशंस अगर निकाले, u क्या होता है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है यहाँ पे, टाइम है। ठीक है, तो अगर u की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशंस LT-1, टाइम की डायमेंशंस t, तो ये डायमेंशंस क्या मिल गई, l, यानी कि इस टर्म की डायमेंशंस भी क्या है, लेंथ की है। ये जो थर्ड टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर, इसके डायमेंशंस अगर निकालें, हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती हैं, तो ए क्या है यहाँ पे, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं, LT-2। ठीक है, वो हमने लिख दी LT-2। साथ में क्या है, टी स्क्वायर, तो यानी कि ये टी स्क्वायर आ गया, तो ये कितनी डायमेंशंस मिली, लेंथ। तो इसमें जो डायमेंशन मिल रही है, लेंथ की मिल रही है, तो दैट मीन्स ये जो रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो जरा, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, उसकी डायमेंशंस लेंथ की, और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास टर्म्स है उनकी भी डायमेंशंस क्या है, लेंथ की। तो दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, आपको रिलेशन नहीं पता है कि हाँ ये तो पढ़ा ही नहीं है हमने, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो रिलेशन सही है गलत है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है इसकी, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स, की एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा सकते हैं। जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास कोई एक्स, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n इंटू यू, n उसका न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, u उसकी यूनिट हो। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है, मैं इसी इक्वेशन को क्या लिखूंगी, n1u1, दिस इज, ये जो n1u1 है ये वैल्यू एक सिस्टम में है, वन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और ये n2u2 जिसमें हमने कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में, सेकेंड सिस्टम में जिसमें हमने कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में हम यूनिट। अब u क्या है, यूनिट है, यूनिट को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे m1 मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट, t1 टाइम की यूनिट। ठीक है, u2 क्या हो जाएगा, दिस इज m2 l2 t2, सेकेंड सिस्टम में हमारा जो काम है, दैट इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो हम अभी पढ़ के आए डायमेंशन फॉर्मूला में जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, डायमेंशंस क्या है, इसकी पावर, मान लो इसकी पावर कुछ ए बी सी, राइट। अब मेरे को इस n2 की वैल्यू चाहिए, कि मेरे को कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, तो n2 की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकती हूँ n1, ये क्या आ गया, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 इसकी पावर b, t1 अपॉन t2 इसकी पावर c।
तो ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पे जाने के लिए। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो मेरे को 10 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में, कि इसमें कितने अर्ग्स होंगे। अब जाउल जो है वो ऐसे ही सिस्टम की है यूनिट, अर्ग सीजीएस सिस्टम में हम यूज करते हैं एनर्जी की यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जाउल जो है ये एनर्जी की है यूनिट, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने देखा, दैट इज ml/t-। अब ये जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है इसमें हमने पावर्स देख ली है, m की पावर क्या है 1, तो यहाँ से मेरे को a की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई, ये पावर्स देख रहे हैं। ठीक है, l की पावर 2 है तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, t की पावर -2 है तो c की वैल्यू क्या आ गई -2, ये abc की वैल्यूज आ गई। अब ये जो n1u1 जो है, ठीक है, फर्स्ट, इसको मैं ऐसे ही सिस्टम, मेरा फर्स्ट सिस्टम है, तो यहाँ पे देखो n1 क्या आएगा, न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है यहाँ पे 10, राइट। m1 क्या आ जाएगा, ऐसे ही सिस्टम में हम किस में मास मेजर करते हैं, किलोग्राम में, 1 किलोग्राम है ना। और लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, ठीक है। अब दूसरा जिसमें कन्वर्ट करना है वो सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में मेरे को n2 जो है वो चाहिए, वो तो फाइंड करना है कि कितने अर्ग्स होते हैं 10 जॉल में, वही तो फाइंड करना है, ठीक है। इसमें मास जो है वो किस में लेते हैं, ग्राम में, ठीक है। और जो हमारा लेंथ है वो किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। टाइम किस में लेते हैं, सेकंड। ये सारी वैल्यूज निकाल ली, अब इसमें इस रिलेशन में हम वैल्यू फिल कर देंगे। n2 हमें निकालना है, n1 कितना है 10, m1 कितना है 1 किलोग्राम, m2 कितना है ग्राम, a की पावर 1, लेंथ क्या है ऐसे सिस्टम में 1 मीटर, इसमें क्या है सेंटीमीटर में होती है, इस b की वैल्यू 2, t1 क्या है हमारे पास सेकंड 1 सेकेंड, टाइम t क्या t2 भी 1 सेकेंड है, c की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला फैक्टर तो कैंसिल हो गया, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीजीएस सिस्टम में जाना है तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो, क्या आ जाएगा 1000 ग्राम, नीचे ग्राम की पावर 1, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फैक्टर कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ पे n2 क्या मिल रहा है। This is 10, this is 1000 and this is 100 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, n2 की वैल्यू 10⁸ की, जो 10 जाउल्स है वो किसके इक्वल है, 10⁸ अर्ग के। तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, दैट इज द डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो जैसे जो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी रिलेशनशिप आपस में कैसी है, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकती है, वो रिलेशन हम जो है वो डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, दैट इज इफ अ फोर्स acts on a particle of mass m and has acceleration a, then dependency of force on mass and acceleration is, कि हमने एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, पार्टिकल का मास गिवन, एक्सेलरेशन गिवन है, हमें देखना है फोर्स मास के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी करती है, किस तरह से डिपेंडेंसी है उसकी, ठीक है। तो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, जैसे मान लो हम लेट कर लेते हैं कि जो फोर्स है वो m की पावर x के साथ वेरी कर रहा है और जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन की पावर y के साथ वेरी कर रहा है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो डिपेंडेंसी को, मेरे पास रिलेशन आ गया कि f m की पावर x a की पावर y के साथ वेरी कर। अब जब हम ये
डिपेंडेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको जब हम हटाते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज एफ इज इक्वल टू के एम की पावर एक्स ए की पावर वाई। ये जो के होता है दैट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये वाला जो के है दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेन काम जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तभी वहां से हमें फोर्स की डिपेंडेंसी पता चल जाएगी कि मास और एक्सलरेशन के ऊपर कैसी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमेंशंस यूज करेंगे। फोर्स की डायमेंशंस हमारे पास होती है एम एल टी माइनस टू। के तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसको लेने की जरूरत नहीं है। फिर एम की पावर एक्स है, और एक्सलरेशन हमारे पास क्या है, एल टी माइनस वन, उसकी पावर वाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट वी विल इक्वेट द पावर ऑफ एम एल एंड टी ऑन द बोथ साइड। तो अगर राइट हैंड साइड बात करें, एम एल टी माइनस टू है, ठीक है, इस तरफ हमारे पास एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर माइनस वाई। पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, इस तरफ एम की पावर वन है, इस तरफ एम की पावर एक्स है, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, दैट इज वन। इसी तरह से L की पावर इस तरफ क्या है, वन है, इस तरफ L की पावर क्या है, y है, तो L की वैल्यू भी मुझे क्या मिल गई, y। x और y ही चाहिए थी, तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास फोर्स की फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम x और y की वैल्यू फिल कर देते हैं, दैट इज k m की पावर वन a की पावर वन। तो रिलेशन और डिपेंडेंसी अगर हमें फोर्स की मास के ऊपर एक्सलरेशन के ऊपर क्या मिली, कि डायरेक्टली डिपेंडेंसी आ रही है मास के ऊपर एक्सलरेशन। तो इस तरह से इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंडेंसी फाइंड कर सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। तो ये तो थी हमने कुछ एप्लीकेशन जो डिस्कस की। अब इसके लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसके लिमिटेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले लिमिटेशन तो यही है कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। कि जैसे अभी हमने ये एप्लीकेशन किया, इसमें हमने यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट यहाँ पे के चूज किया है ना, तो ये के कांस्टेंट है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ये मेथड हमें ये नहीं बताता है कि इस के की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन है कि इट फेल्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज इन्वॉल्वड इन द फिजिकल रिलेशन। कि अगर किसी रिलेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रेजेंट है, या फिर लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी फंक्शन है, वो रिलेशन हम इस एनालिसिस मेथड से नहीं बना सकते। ये जो हमारा मेथड है वो रिलेशन हम डिराइव नहीं कर सकते। It cannot be used to derive the relations that involve two or more terms separated by addition or subtraction. हम वो रिलेशन भी डिराइव नहीं कर सकते इस मेथड से जिसमें क्या होंगी, एक या दो से ज्यादा टर्म्स है, और वो एक दूसरे के साथ सेपरेटेड कैसे है, जहाँ तो एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, ये रिलेशन था v इज u प्लस ए टी, ये फर्स्ट टर्म है u, ये सेकेंड टर्म है ए टी, ये दोनों क्या है, सेपरेटेड है किससे, एडिशन से। तो ये वाला रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन मे नॉट बी ट्रू रिलेशन। अगर हमारा कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू ही होगा। क्या, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वन अपॉन एल अंडर रूट एफ बाई एम। ठीक है, इसको अगर हम डायमेंशन से चेक करें, ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी का होता है दैट इज वन अपॉन टू एल अंडर रूट एफ बाई एम, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाहे डायमेंशनली ये रिलेशन करेक्ट है कि एफ इज वन अपॉन एल अंडर रूट एफ बाई एम, बट जो करेक्ट रिलेशन होता है वो होता है वन बाई टू एल अंडर रूट एफ बाई एम। तो जो डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन होते हैं जरूरी नहीं है हमेशा वो ट्रू ही मिले। तो ये कुछ लिमिटेशंस है इस मेथड की। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताती हैं कि हमारा जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, वो कितना करेक्ट है, हम कितना कॉन्फिडेंट है इस रिजल्ट के बारे में। जैसे इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट में हमें जो रिजल्ट में वैल्यू मिल रही है कुछ ऐसी आ रही है, 1.0234019 8, ऐसे चलता जा रहा है। अब मेरे को बताना है कि मेरी रिजल्ट की वैल्यू कितनी आई है, तो मैं ऐसे क्या लिखती जाऊंगी, ऐसे डिजिट्स को लिखती जाऊंगी क्या, किसी को अगर रिजल्ट बताना है, मेरे को किसी को मेजरमेंट समझानी है, तो हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है दे टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ।
ठीक है, कि हाँ जिसके बारे में हमारे जो मैयर्ड वैल्यू है उसमें जितने डिजिट्स हैं उसके बारे में हमें कॉन्फिडेंट हो। जैसे मैं अगर इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैं इतना सा लिख सकती हूँ। इसके लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ 1 पॉइंट में मेरे को 1 मिल ही रहा था। ये पीछे वाली वैल्यूज में अनसर्टेनिटी थी ना, ये अनसर्टेनिटी तो है, ये चलते ही जा रहे हैं। तो मैंने इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मेरे पास ये आंसर आ गया कि हाँ मैं इतना तो आंसर आ ही रहा था, मैं इसके बारे में कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी मैयर्ड वैल्यू में इतने डिजिट्स जो है ये तो आ ही रहे थे। तो दैट इज द पर्पस ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट होगा हमारा। ठीक है, अब सब बात आती है कि हमें जो रूल्स है वो फॉलो करने सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए। तो रूल्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट रूल है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होती है। मान लो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आया 1.023, है ना, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स जो है ये सिग्निफिकेंट है कि ये 1 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट। तो ये नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं? हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ रही है वो भी सिग्निफिकेंट होगी। जैसे यही वाली जीरो है, ये 1 और 2 के बीच में आ रही है, 1 भी नॉन जीरो डिजिट है, 2 भी नॉन जीरो डिजिट है, तो ये जीरो भी क्या बनेगी? सिग्निफिकेंट फिगर बनेगी। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए वो कितने? 4। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाली जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बनती है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो कोई रिजल्ट में वैल्यू आ गई 0.02305, तो ये जो लीडिंग जीरो, ये स्टार्टिंग में जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो नहीं बनाती है। ठीक है, तो ये 2 नॉन जीरो है, ये काउंट हो जाएगा, 3 नॉन जीरो है, ये काउंट हो जाएगा, 5 नॉन जीरो है, ये काउंट हो जाएगा, और 3 और 5 के बीच में ये जो जीरो है ये भी काउंट हो जाएगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? 4 आ गए, यानी कि लीडिंग जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो नहीं बनती। उसके बाद एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर अपीयर्ड आफ्टर डेसिमल। उसके बाद क्या है कि जो अगर एंड में जीरो आ रही है तो वो तभी सिग्निफिकेंट बनेगी अगर वो डेसिमल के बाद आ रही है। जैसे इसकी एग्जांपल लूं मैं, दिस इज 2.3500। ठीक है, अब ये 2 नॉन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा, 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा, 5 भी बनेगा। ये जो एंडिंग जीरो है ये देखो ये डेसिमल के बाद आ रही है ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 5 हो गए। अगर ये कुछ ऐसा होता 5 0, तो 5 तो सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है। ये एंडिंग जीरो जो है अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि देखो ये डेसिमल के बाद नहीं आ रही है ना। तो एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट वही बनती है जो आफ्टर डेसिमल अपीयर होती है, वही काउंट करनी। उसके बाद है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई रिजल्ट में हमें वैल्यू मिल गई 2.3500 इंटू 10⁹ तो ये जो है 10 की पावर 9, इसी को बोला गया है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसी को बोला जाता है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। तो ये कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने। नेक्स्ट है हमारे पास है कि अगर हम कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दी, तो जो फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमें कैसे चेक करना? ठीक है, तो जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके रिजल्ट में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे चेक करने हैं कि जो रिजल्ट होता है उसके सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए टू द राइट ऑफ डेसिमल एज अ मेजरमेंट विद स्मॉलर नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल। कि डेसिमल के बाद जो है जिस नंबर में कम होंगे डिजिट्स, उतने ही डिजिट्स हमें फाइनल रिजल्ट में चाहिए। अगर मैं इसकी एग्जांपल लेके चलूं कि मेरे पास क्या है, दो लेंथ गिवन है। फर्स्ट लेंथ क्या है? 22.05 मीटर। दूसरी लेंथ मेरे पास क्या है? दिस इज 1.0। जीरो की जगह 1 ले लेते हैं। दूसरी वैल्यू मेरे पास है 11.2 मीटर। अब मेरे को टोटल लेंथ निकालनी है तो मैं इन दोनों का सम ही करूंगी। तो टोटल लेंथ क्या आ जाएगी? L1 प्लस L2। जब हम इसका सम करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 22.05 11.2, इसको ऐड कर देते हैं, ये क्या मिला? 5233। तो अब देखो हमें यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट देना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि जिसमें
डेसिमल के बाद कम डिजिट्स होंगे उतने ही डिजिट्स हमारे क्या होने चाहिए, फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। इस नंबर में डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट्स है। इस नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो कम किस में है, ये 1 वाला है। यानी कि फाइनल रिजल्ट में हमारा डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए। तो ये इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 33 ठीक है। वो राउंड ऑफ वाले भी पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं कि ये डिजिट 5 है, 5 से ज्यादा है तो इसको इंक्रीज कर देंगे, ये 5 से कम है तो इसको सेम ही रखेंगे। तो वो चीजें भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना, राउंड ऑफ वाली, ठीक है। फिर अब हम बात करें मल्टीप्लाई और डिवीजन जब हम करते हैं, सो द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन शुड हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी नंबर। कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें क्या देखना है कि किस नंबर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें रिजल्ट में चाहिए। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने मल्टीप्लाई किया 22.11 इंटू 12.5 के साथ, ठीक है। मान लो ये थे, इनको मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर आ गया, मैं एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं पता क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके मैं मान रही हूँ कि ये आंसर आया 43.52, कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। अब मेरे को देखना है कि फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, जितना कि जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है ना उनमें कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर मैं इस नंबर की बात करूं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, इसमें कितने हैं, 3 है, तो रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए, 3। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 3 ही है, तो रिजल्ट में हमें 3 चाहिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 43 पॉइंट। तो इस तरह से हमने ध्यान में रखना है कि जब हम अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में रिजल्ट लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में हम एरर के बारे में पढ़ते हैं। एरर होता है क्या है, बेसिकली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है, हमने एक्सपेरिमेंट से उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखी, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एरर्स होते हैं वो हमारे पास मेनली दो टाइप्स के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम। सिस्टेमेटिक एरर भी आगे क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एक नेचुरल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या होता है कि मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसमें आप उसमें जो उसमें कुछ एरर है, ठीक है। कि जैसे अगर मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मैं गैल्वेनोमीटर यूज कर रही हूँ, गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही, तो वो रीडिंग में इफेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है, लीस्ट काउंट चेंज हो जाएगा, रीडिंग में इफेक्ट पड़ेगा, तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। पर्सनल एरर क्या है कि मेरे से एरर हो गया कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मान लो जो रीडिंग आ रही है वो 1 और 2 के बीच में आ रही है, यहाँ पे आ रही है 1.6 पे आ रही है, और मैंने गलती से ले ली 1.7 ले ली, तो ये मेरा एरर हुआ। पर्सनल एरर बोलते हैं इसको, जिसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है पर्सन, उसकी वजह से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, उसने रीडिंग गलत ले ली, कुछ गड़बड़ कर दी, तब उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। नेचुरल एरर की बात करें कि अगर मान लो कोई फिजिकल कंडीशन जैसे प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, इनके चेंज होने की वजह से अगर हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसका वैल्यू जो हम मेजर करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट में, वो वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जो फिजिकल कंडीशन चेंज होने की वजह से जो चेंज हो रहा है, दैट इज नाउन एज द नेचुरल एरर। इसके बाद अगर हम बात करें रैंडम एरर की, रैंडम एरर्स क्या होते हैं, अननोन एरर, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये एरर कहाँ से बने हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं जो हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करते हैं उसमें ये अराइज होते हैं। नेक्स्ट है कि हम एरर्स को जो है वो एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे समझ सकते हैं, दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दिस इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, मैं जी की वैल्यू मेजर कर रही हूँ, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मेरे को इसकी वैल्यू जो है वो मेजर करनी है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने जो ऑब्जर्व की वो वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 9.9 मीटर, बट जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, वो कितनी है हमारे पास, दैट इज 9.8, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा इसमें, डेल्टा जी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो इसकी है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू,
ठीक है। तो अब हम इसमें डिफरेंस ले लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू है 9.8, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 9.9, तो ये डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज -0.1। तो ये जो डेल्टा जी है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द जी। जी की जो मेजरमेंट है उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है वो हमने यहाँ पे ऐसे निकालना है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। और ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पे जो मेरा एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव एरर बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई टेंशन नहीं लेनी कि हाँ ये नेगेटिव आ रहा है, ये गलत हो गया है कुछ ऐसा। हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को समझने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ही लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि मैं ये जो जी की वैल्यू मेजर कर रही हूँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट 4 बार परफॉर्म किया। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया मेरे पास जो जी ऑब्जर्व्ड हुआ वो कितनी वैल्यू आई, लेट से 9.9 ही आई। और जो सेकेंड टाइम मेरे को जी ऑब्जर्व्ड मिला वो कितना मिला, दैट इज 9.7। और जो थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरे को जी की कितनी मिली, 9.5। लेट से कि फोर्थ टाइम परफॉर्म किया तो जी की वैल्यू मेरे को मिली 9.2 मिली। ठीक है, अब ये मेरे पास 4 रीडिंग्स है, 4 बार मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो मैं हर रीडिंग के लिए क्या निकालूंगी, एब्सोल्यूट एरर निकालूंगी। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू के लिए एब्सोल्यूट एरर निकाला, डेल्टा जी1 लिख रहे हैं उसको, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 होती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है 9.9। ये हमारे पास कितना है एब्सोल्यूट एरर, -0.1। इसी तरह से सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए अगर मैं निकालूं, टोटल वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू 9.8, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 9.7, तो ये एरर कितना आ गया, 0.1। थर्ड वैल्यू में मेरे पास जो एब्सोल्यूट एरर है दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू 9.8, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 9.5, और इसमें हमारे पास कितना एरर आ गया, 0.3 आ गया। ठीक है, फिर इस रीडिंग के लिए मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाला, एग्जैक्ट वैल्यू 9.8, ऑब्जर्व वैल्यू 9.2, इसकी इसमें एरर आ गया 0.6। अब मेरे को मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है कि सबका जो टोटल जो एरर आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि मीन यहाँ पे जितने भी एब्सोल्यूट एरर हमने निकाले हैं उनका क्या ले लेना है, हमने मीन लेना। ठीक है, बट एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हम जब वैल्यू लेंगे एब्सोल्यूट एरर्स की, वो मॉड में लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई, -0.1 मॉड में, +0.1, +0.3, +0.6, क्योंकि 4 रीडिंग्स है तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब मॉड में ली है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 0.1, ये तो पहले से ही पॉजिटिव सी वैल्यू 0.1, ये 0.3, ये 0.6 अपॉन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर हम कैसे निकालते हैं कि ये जो हम एब्सोल्यूट एरर निकाला है हमने डेल्टा जी को हमने कंपेयर कर दिया ओरिजिनल वैल्यू के साथ, तो ये होता है रिलेटिव एरर। कि रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, हम किसी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है डेल्टा जी, उसको हमने कंपेयर कर दिया ओरिजिनल वैल्यू के साथ, दैट इज रिलेटिव एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना है तो रिलेटिव एरर तो हम निकाल ही चुके हैं, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इस तरह से हम एरर्स को एक्सप्रेस करते हैं। अगर मान लो कि हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम देख रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई दो क्वांटिटीज है, मैंने उनको ऐड कर दिया, ठीक है, a+b कर दिया, तो मुझे z में एरर निकालना है। तो एक बात तो हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आप एडिशन कर रहे हो वहां पे आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो। अगर दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करके कोई क्वांटिटी मिल रही है उसमें भी आप क्या करोगे, एब्सोल्यूट एरर ही फाइंड करोगे। तो हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, ये z में एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू a में एब्सोल्यूट एरर प्लस b में एब्सोल्यूट। तो इस तरह से हम z में निकाल सकते हैं एरर। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो क्वांटिटीज को तो कैसे निकालेंगे, z में एब्सोल्यूट एरर, a में एब्सोल्यूट एरर प्लस b में एब्सोल्यूट एरर। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर जब हमने फाइंड करना है तो वो टर्म ऐड हो रही है, यहाँ पे प्लस डेल्टा बी है, माइनस डेल्टा बी नहीं है, क्योंकि जो एरर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एक क्वांटिटी मिल रही है या फिर डिवाइड करके एक क्वांटिटी मिल रही है, उस सिचुएशन में हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। ठीक है, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है।
ये निकालते हैं। डिवीजन के केस में भी हम यही निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। तो देखो ये z जो है वो हमें दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके मिला, तो z में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z अपॉन z, फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, a का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a अपॉन a, प्लस b में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा b अपॉन। तो इस तरह से हम इस z में एरर निकालेंगे, ठीक है। अगर डिवीजन में है तो ये z में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z अपॉन z, a में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a अपॉन a, प्लस b में फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि एक तो ये एरर्स जो होते हैं ऐड नहीं होते हैं, अगर टर्म्स एडिशन में है, मल्टी सब्ट्रैक्शन में है तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, अगर डिवीजन और मल्टीप्लाई में है तो रिलेटिव एरर, ठीक है। अब लास्ट एक पॉइंट बचता है कि जो अगर हमारे पास टर्म ऐसे है, जैसे मान लो a की पावर m है, b की पावर n है, यहाँ पे क्या है, पावर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म्स पहले देखो क्या है, a और b है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे रिलेटिव एरर निकलेगा, ठीक है। अब जब पावर का कंसेप्ट आ जाता है तो जब यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा। a की पावर क्या है, m, पावर को रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, m मल्टीप्लाई किया किसके साथ, a के रिलेटिव एरर के साथ, प्लस पावर क्या है b की n, और b में रिलेटिव एरर डेल्टा b अपॉन। तो इस तरह से हम पावर वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे टर्म्स में कांस्टेंट टर्म आ गई, जैसे अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास टर्म्स है, ठीक है, उसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैं इसके यहाँ पे लिखूं z मेरे को मिल गया 2a प्लस 5b, मेरे को z में एरर निकालना है, तो एक तो बात क्लियर है कि ये टर्म्स एडिशन में है तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स जो है वो एज इट इज लेनी है, तो डेल्टा z क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा a प्लस 5 इंटू डेल्टा b, ठीक है। अगर यही टर्म्स मल्टीप्लाई में हो जाए फिर कैसे निकालना है, उसमें कांस्टेंट लेना ही नहीं है, जैसे मान लो z आ गया 2 a की पावर 3 b की पावर 5, कुछ ऐसी टर्म है, तो यहाँ इस z में एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर निकलेगा क्योंकि टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या आएगा, डेल्टा z बाई z। अब ये टू कांस्टेंट है, इसको लेना ही नहीं है, टू को रिजेक्ट कर दो, लेना ही नहीं है। अब ए पावर वाला, ये पावर वाला कंसेप्ट लगा देते हैं, ए की पावर क्या है 3, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के रिलेटिव एरर के साथ, प्लस बी की पावर क्या है 5, 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी की जो रिलेटिव है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स नहीं लेने हैं जब मल्टीप्लाई में टर्म है, ठीक है। अगर हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में टर्म आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, वो हमें लेना है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है।